हेलो गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मार्केट से पैसा बनाएं और वो भी विदाउट लॉस किए हुए, तो इस स्ट्रेटेजी को पूरे ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। मैंने पूरे डिटेल्स में एकदम से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप भी ट्रेडिंग के मदद से अपना पोर्टफोलियो को ऐसे ग्रीन कर सकते हैं और हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा ETF की दुकान। जैसे एक किराने की दुकान होता है, उसमें आपको चावल, दाल, चीनी आदि ये सामान मिलते हैं, वैसे ही ETF की दुकान में आपको अलग अलग सेक्टर के ETF को रेगुलर बेसिस पे बाइंग करके चलना है गूगल फाइनेंस सीट के मदद से। और कुछ समय बाद जब इस पे प्रॉफिट आने लगे, यानी हमारा टारगेट जब आने लगेगा, तो हम लोग उसको बेच के भी चलेंगे। यानी एक तरफ से हम लोग बाइंग करते जाएंगे और दूसरी तरफ से हम लोग उसको सेलिंग भी करते रहेंगे। इससे जो है आपका पैसा रेगुलर बेसिस पे रोटेट होता रहेगा और रेगुलर बेसिस पे आपका पैसा जो है मार्केट से बनता रहेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ETF कैसे बाइंग करना है। तो नए मेंबर्स का ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि ETF हम लोग कैसे बाइंग करेंगे। मुझे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये ETF बाई कर लें, ये ETF बाई कर लें। तो सबसे पहले आपको गूगल फाइनेंस सीट खोलना पड़ेगा। जैसे ही आप मार्केट में आएंगे, सबसे पहले आप गूगल फाइनेंस सीट को खोलिए। गूगल फाइनेंस सीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग ने गूगल फाइनेंस सीट पहला दिन खोला, फर्स्ट दिन हम लोग मार्केट में आए और हम लोग ने गूगल फाइनेंस सीट खोला। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा रैंक फर्स्ट में, फिर 20 डे के मूविंग एवरेज से कितना गिरा हुआ है ETF परसेंटेज में दिखा रहा है ये, और ETF का कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ETF का कोड को आप कॉपी कर सकेंगे। और चौथे में दिख रहा है ये वॉल्यूम, कि इसमें कितना वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला दिन हम लोग ने देखा कि PSU बैंक आई ETF यहाँ पे आ रहा है और ये -3% से गिरा हुआ है। तो पहला दिन हम लोग को PSU बैंक आई ETF बाइंग करना है, बस यहीं पे कहानी खत्म। एक दिन में आपको एक ETF बाइंग करना है। फिर आपने नेक्स्ट दिन आपने आए मार्केट में आप आए और फिर आपको नेक्स्ट दिन बाइंग करना है। तो हम लोग नेक्स्ट दिन का चार्ट और एक लगा लेते हैं। तो सेकंड दिन में मान लीजिए ये खुला, आपने जब गूगल फाइनेंस सीट को ओपन किया तो सेकंड दिन ऐसा खुला। तो फर्स्ट दिन हम लोग ने बाइंग किया था PSU बैंक आई ETF, तो वो नीचे आ चुका है अभी। दूसरे दिन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे CPSE ETF, ये टॉप पे आ गया है और ये गिरा हुआ है कितना, -2% से ये गिरा हुआ है। तो सेकेंड दिन हम लोग को CPSE ETF को बाइंग कर लेना है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आपको बस एक ही ETF खरीदना है, खरीद के फिर से उस दिन के लिए सेकेंड दिन के लिए बैठ जाना है। अब फिर हम लोग आएंगे थर्ड दिन में। मान लेते हैं थर्ड दिन में ये चार्ट खुला, फिर से गूगल फाइनेंस सीट आपने सुबह ऑन किया और आपको ऐसा मिला। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अब आ रहा है मोर डिफेंस, पर आपको आज के दिन बाइंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे को ETF जो है 1.40% से माइनस में है। हम लोग हमेशा ETF -2% पे ही बाइंग करेंगे। यहाँ पे आज के दिन यानी तीसरे दिन हम लोग को कोई भी ऐसा ETF यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिसको कि हम लोग 2% डाउन में देख सक रहे हैं और उसको हम लोग बाइंग कर सके। तो थर्ड दिन में हम लोग को कोई ETF बाइंग नहीं करना है, उस दिन हम लोग को गैप दे देना है। फिर मान लीजिए फोर्थ दिन आपने ETF का जो लिस्ट है गूगल फाइनेंस सीट, इसको दोबारा से ऑन किया चौथे दिन, और चौथे दिन में आपको फिर से ये वाला लिस्ट मिला। मान लीजिए ऐसा लिस्ट गूगल खुला, गूगल फाइनेंस सीट का ये लिस्ट आपके सामने आया। तो आपने CPSE ETF बाई कर चुका है, आपने PSU बैंक आई ETF बाई कर चुका है 2 दिन। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में CPSE आ रहा है, ये आपने पहले ही बाई कर चुका है, इसको अब बाई नहीं करना है। अब आपको देखना है सेकंड वाले नंबर पे, यानी सेकंड रैंक पे कौन सा ETF आ रहा है। तो अब सेकंड रैंक पे आ रहा है ABSL PSE, तो ये 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है, तो इसको मैं फिर बाई कर लूँगा, यानी चौथे दिन मैं इसको बाइंग करूँगा। फिर मान लेते हैं पाँचवा दिन आ गया। पाँचवा दिन हम लोग ने गूगल फाइनेंस सीट को फिर से खोला और सेम आ जाता है, ये ऐसे सेम आ गया। तो इसमें हम लोग ने CPSE बाई किया हुआ है, ABSL बाई किया हुआ है, PSU बैंक आई ETF बाई किया हुआ है। अब हमारे पास तीसरे रैंक का जो ETF है ये हमारे पास नहीं है, तो इसको क्या हमें बाई करना है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये 2% से ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी ETF को हम लोग बाइंग करेंगे वो मिनिमम -2% गिरा हुआ होना चाहिए 20 डे के मूविंग एवरेज से। ये 20 डे का मूविंग एवरेज का कॉलम है, तो यहाँ पे 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% मिनिमम वो ETF गिरा होना चाहिए।
तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हमेशा कंसीडर कीजिएगा कि रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ही बाइंग करें। बाकी के जो है ये बस प्रेफरेंस के लिए है, देखने के लिए कि कौन सा ETF कितना गिरा हुआ है। रैंक 1, 2, 3 या 4 को ही बाइंग कीजिएगा। और आपका अगर कोई भी ETF रिपीट होता है तो हम लोग को उस दिन बाइंग नहीं करना है। तो हम लोग ने बाइंग करना तो सीख लिया ETF को। अब हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आपने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन से ETF बाइंग किया है और आपका एक पोर्टफोलियो बन गया है 10-15 ETF का। तो यहाँ पे मैं अपना लाइव पोर्टफोलियो आप लोग को दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका ही पोर्टफोलियो है और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ETFs आ चुके हैं, ऐसे ETFs आ चुके हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा ETF आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है। हमारा जो टारगेट रहता है वो 6% का रहता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके ETF के पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा ETF है जो कि 6% आपको टारगेट दे रहा है या देने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए गोल्ड बीज, ये मुझे अभी 5.39% का प्रॉफिट दे रहा है। तो मैं वेट करूँगा जब इसमें 6% का टारगेट आ जाएगा तो उसको मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। कोई भी ETF में जब भी आपका 6% का टारगेट आ जाता है तो आपको उस समय उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आपको सेलिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग का भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने कैपिटल को हम लोग को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है लेफ्ट साइड में टोटल फंड्स। ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका कैपिटल है। किसी का 1 लाख हो सकता है, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 10 लाख। और आपको डेली बाइंग कितना करना है? 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 1667 का बाइंग करना है। 1667 का क्यों? मैं हमेशा बोलता हूं अपने कैपिटल को 60 पार्ट्स में मैं आपको डिवाइड करना है। अपने कैपिटल को 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपको पर डे का एक ETF बाइंग करना है। यानी 60 पार्ट्स में अगर 1 लाख को हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो निकल के आएगा 1667 रुपीज़। एक दिन का बाइंग हम लोग का एक ETF 1667 का होना चाहिए। हम लोग 60 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इसका भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग एक महीने में 30 दिन होता है जिसमें से कि सैटरडे संडे निकल जाता है, उस दिन ट्रेडिंग होता नहीं है, मार्केट बंद रहता है। तो एवरेज में मान लेते हैं कि 20 डेज, एक महीने में 20 डेज ट्रेडिंग होते हैं। तो हम लोग का 60 पार्ट रहेगा तो हम लोग 3 महीने तक मार्केट में बाइंग करके चल सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू बाइंग करें और किसी में सेलिंग ना आए। तो आपका इधर बाइंग भी होता रहेगा और कुछ समय बाद मान लीजिए आपने 30 या 40 ETF खरीद लिए या 20 या 25 ETF खरीद लिए। कुछ ETF देखेंगे जो आपने शुरुआती समय में खरीदे थे वो उसमें 6% के जो हम लोग का टारगेट है वो टारगेट आ रहा है और उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करके भी चलेंगे। तो हम लोग ने 60 पार्ट इसलिए ले लिया है क्योंकि मार्केट में अगर कभी थोड़ा करेक्शन भी आता है तो 3 महीने का पैसे हमारे पास रिजर्व में रहेंगे। तो आप लोग अपने कैपिटल के हिसाब से समझ लीजिएगा कि आपका कैपिटल कितना है। आपको 60 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मान लेते हैं 3 लाख का कैपिटल है किसी का, उसको अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक दिन का एक ETF आपका 5000 का पड़ेगा। तो आपको पहला दिन 5000 का खरीदना है, दूसरे दिन फिर से 5000 का खरीदना है। इस प्रकार से आपको चलना है। होप आप लोग को ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे बाइंग करने के बाद कोई भी ETF हम लोग ने बाइंग किया, 6% का टारगेट अगर आ गया तो उसमें हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया। पर क्या होगा अगर हमारे बाइंग के बाद ETF गिरना शुरू करे, यानी हमें उसमें लॉस दिखना शुरू करे? उस समय हमें क्या करना है, कब हमको फिर से बाइंग करना है या एवरेजिंग कब करना है, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा लॉस PSU बैंक 20 में हो रहा है और मेरा एक लॉट 3000 का होता है। जैसे मैंने बताया कि अपने कैपिटल को 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मेरा 60 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मेरा एक लॉट 3000 का बनता है। तो यहाँ पे मुझे 1.86% का अभी इस ETF में लॉस दिख रहा है। जब भी इसमें 5%, ध्यान से सुनिए, जब भी 5% यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा तभी आपको पहला एवरेजिंग करना है। यानी जैसे मेरा लॉट 3000 का है तो जब भी मुझे यहाँ पे 5% माइनस में दिखेगा तो मैं और 3000 का बाइंग कर लूँगा। तो इसको मैंने एक बार बाइंग कर चुका है और इसका करंट वैल्यू दिखा रहा है 6000 के करीब करीब। तो यहाँ पे एक बार PSU बैंक 20 -5% तक आया था, उस समय मैंने इसको एवरेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक बार एवरेजिंग हो चुका है।
अब मान लेते हैं कि यहाँ से भी अगर गिरता है, मार्केट में ऐसा सिचुएशन बहुत कम आता है कि आपका 2 बार एवरेजिंग करना पड़े, पर हो सकता है, ऐसा नहीं है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड टाइम अगर मार्केट फिर से गिरना शुरू करे तो यहाँ पे अब जब -5% आएगा तो मैं इसको एवरेजिंग नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार -5% पे मैंने एवरेजिंग कर लिया है। अब मैं वेट करूँगा यहाँ पे -8% टू -10%, जब तक मुझे यहाँ पे नहीं दिखाएगा तब तक मैं अपना सेकेंड एवरेजिंग नहीं करूँगा। ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट एवरेजिंग आपको करना है जब आपके ETF में -5% दिखाए, आपको फर्स्ट एवरेजिंग करना है। जितना का आपका लॉट है, यानी 3000 का मेरा लॉट है, तो फर्स्ट एवरेजिंग में मैं 3000 का और बाइंग कर लूँगा। उसके बाद मार्केट वहाँ से भी अगर गिरता है तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में जब तक -8 to 10% ना दिखाए तब तक मुझे बाइंग नहीं करना है। -8 to 10% अगर यहाँ पे दिखाना शुरू करता है तो मुझे फिर से 3000 का बाइंग करना है और मेरा सेकंड लॉट यानी सेकंड एवरेजिंग मेरा हो जाएगा और टोटल मेरा यहाँ पे 9000 का बाइंग हो जाएगा। 3 बार मैंने बाइंग किया, फर्स्ट टाइम बाइंग, उसके बाद फर्स्ट एवरेजिंग, उसके बाद सेकंड एवरेजिंग। और जब भी उस एवरेजिंग में मेरा 6% का मुझे टारगेट मिल जाता है तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये है एवरेजिंग। कैसे एवरेजिंग करते हैं, होप आप लोग को एवरेजिंग कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं आप लोग को गूगल फाइनेंस शीट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये अपना खुल चुका है गूगल फाइनेंस शीट। NSE कोड जितने भी ETF है हम लोग जिसमें ट्रेड करते हैं, टोटल यहाँ पे हम लोग 120 के करीब हाँ, तो 120 या 19 ETFs हम लोग है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। और इसके पूरा फुल नेम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग को मेन देखना है, राइट साइड में यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल ETF जिसको आपको बाइंग करना रहता है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से मिल जाएगा, 20 डे के मूविंग एवरेज से कितना गिरा हुआ है वो आपको लाइव यहाँ पे मिलेगा। ETF के कोड्स यहाँ पे 1 2 3 4 जो है रैंक के हिसाब से मिल जाएंगे और साथ में आपको मिल जाएगा वॉल्यूम कितना है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको देख के आप लोग डेली बेसिस पे बाइंग करके चल सकते हैं। इस गूगल फाइनेंस शीट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड करके अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। तो चलिए लास्ट में मैं एक बार अपना PNL जो है आपको और एक बार दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पे कॉम्बाइन की जगह सिलेक्ट कर लेंगे रियलाइज और यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसको मैंने किया था स्टार्ट फरवरी 2024 से, तो यहाँ पे मैं एकदम जनवरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 जनवरी से अक्टूबर का मैं 31 तक कर लेता हूँ, वैसे सितंबर चल रहा है और इसको हम लोग कर देते हैं गो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग का पोर्टफोलियो देख लीजिए कैसा है। मैंने जो दिखाया था स्टार्टिंग में वही है। ट्रेड कीजिए, इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी हम लोग के 800+ मेंबर्स हैं, तो आपको यहाँ पे हेल्प जरूर मिलेगा और ज्वाइन कीजिए, जरूर आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और आपका जर्नी जो है प्रॉफिटेबल का वो स्टार्ट हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी को अगर आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।